मुझे बनता है। अरे ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा, घबराए मत करो। थोड़ा बहुत भरोसा रखो है अपना, जो शरीर है उससे देखो सपोर्ट करता है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसको भी रेस्ट की जरूरत होती सर है। शरीर का लेना क्या है, इसका तो यूज करके फिर इसको वापस दे देना है। तुम लोग जानते नहीं हो। इसको देखो सुनो, जो मेरी दादी बोलेगी क्या हाँ, कि तुम ना ये मतलब कि सब बोलेगी ये शरीर का काम क्या है, जब तक काम नहीं करेगा आलस की तरह बैठल रही तो क्या लेगी, इसका कुछ नहीं लेगी, इसलिए इसको जितना यूज कर। नहीं नहीं नहीं, यूज जैसे मान लो अपन मशीन को ज़्यादा यूज करना होता है ना, उतना ही उसका केयर भी करना होता है अपने को, जब भी वो लॉन्ग टाइम तक चलती है, चीज़ याद रखना। ऐसा नहीं होता है कि आप उसका यूज कर रहे हो तो वो पक्का जल्दी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अब देखो भारत में किसकी होती है अभी? क्या हो गया, इंडियन सोसाइटी के अभी कितने टॉपिक बचे हुए हैं? अभी तो है ये लगभग लेक्चर 28 है ना, लगभग 50 समथिंग क्लासेज है ये, ओके। ठीक है। चलो करो, छोड़ो। भारत में विविधता जनित चुनौतियाँ समस्याएं, ठीक है, मतलब डाइवर्सिटी के कारण क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, मतलब जैसे अपन बोलते हैं भारत में विविधता में एकता, ठीक है। तो मतलब जहाँ डाइवर्सिटी यूनिटी का भी काम करता है, तो वहीं में साथ में चैलेंजेस भी क्रिएट करता है। अब जैसे चैलेंज कैसे क्रिएट करता है, देखो ध्यान से समझ। जैसे मान लो कि नजाति विविधता अपने भारत में, ठीक है, तो नजाति विविधता के कारण क्या होता है, सांस्कृतिक विविधता हो गया, ट्राइबल्स की जो है वो विविधता होगी, क्षेत्रवाद है ये बढ़ता है, अलगाववाद बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, ठीक है। दूसरी बात है हेट्रेड फैलता है, घृणा भाव फैलता है, ठीक है। जैसे मान लो हिंदू मुस्लिम हो गया, ठीक है, तो या मान लो कि सिख मुस्लिम हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं डाइवर्सिटी के कारण प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, ठीक। तो अपने देखेंगे भाई, इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, विविधता जनित चुनौतियाँ क्या, समस्या है, उनका कारण क्या है, और मूल्यांकन सुझाव मतलब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, भारत में डाइवर्सिटी आपने देखा, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, ठीक है। हर तरीके की भारत में डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसीलिए यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि भारत जो है, मतलब भारत खुद एक महाद्वीप है, मतलब भारत, मतलब जैसे भारत में क्या होता है ना कि जैसे राजस्थान चले जाओ तो एक देश को रिप्रेजेंट करता है, मध्य प्रदेश चले जाओ तो एक वहाँ की, मतलब समझ रहे हो ना, क्लाइमेटिक रीजन अलग है, इकोनॉमी अलग है, तो वो सारी चीज़ें, इसलिए भारत में बहुत सारे छोटे छोटे देश पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए भारत को एक महाद्वीप भी बोल सकते हैं अलग से, क्योंकि जैसे मान लो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, तो उसके कारण जो है भारत में जैसे क्लाइमेटिक रीजन, ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल हर तरीके डाइवर्सिटी पाई जाती है, वो सारी चीज़ें, ठीक। लैंग्वेज का डाइवर्सिटी पाया जाता है, ठीक है। तो इसके कारण भारत को एक अलग से महाद्वीप भी बोला जाता है, ठीक है। अब विविधता जनित चुनौतियाँ समस्याएं क्या क्या है, देख ध्यान से। नजाति विविधता मैंने वही बोला था, ठीक है, ये चीज़ यार, एथनिटिक जो डाइवर्सिटी होती है उसके कारण देखो, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल होते हैं, अब नॉर्थ ईस्ट वो दिखने में अलग होते हैं, ठीक। अब दिखने में अलग तो सभी सी बात है, एक तो वो विविधता होगी, दूसरी उनका एक कल्चर भी डिफरेंशिएट रहेगा। ये चीज़ याद रखना, कभी उनका त्यौहार पूछना, कभी मोस्टली अपन जानते नहीं हैं, कभी मतलब सोचो कि अपन जैसे मोस्टली क्या जानते हैं अपन, मान लो कि दीपावली, होली हो गया, ईद हो गया, मतलब वो लोग उनका जो कल्चर्स होता है, उन जो वो त्यौहार मनाते हैं, वो मोस्टली जानते ही नहीं। तो सांस्कृतिक विविधता होती है वहाँ पे, जनजाति विविधता भी देखने को मिलती है, ठीक है। जनजाति में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। आप अंडमान निकोबार की डाइवर्सिटी देख लो, मणिपुर की डाइवर्सिटी देख लो, राजस्थान की डाइवर्सिटी, वो जो है ट्राइबल्स को देख लो, तो एक अलग बहुत, इनमें भी बहुत सारा डिफरेंसेज है, ठीक है। अब जब ये सारा डिफरेंसेज रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो जैसे ग्रेटर नागालैंड हो गया, ठीक है, मतलब क्षेत्रवाद का मतलब जब क्षेत्र विशेष की मांगों को लेके मतलब पृथक एक रास्ता अपनाने लग जाए, अलग देश की मांग करने लग जाए, जैसे ग्रेटर नागालैंड की बात है, खालिस्तान वाला जो मुद्दा है अभी, ये क्या है, क्षेत्रवाद का एग्जाम्पल है। अलगाववाद होने लग जाए, ठीक है, मतलब भारत से मुख्य भूमि से अलग होने की बात चलने लग जाए, ठीक है। बाहरी लोगों का विरोध आदि की समस्या, ठीक है। तो बाहरी लोगों के विरोध की समस्या देखते हुए अपने क्या लाया था, एनआरसी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें लाए, ठीक है। तो ये चीज़ें इशू है। अब देखो इससे क्या होता है ना, जैसे मान लो कि जो असम में जो मामला चला था, तो उसमें वहाँ पे क्या, जैसे आसू संगठन वहाँ पे बना, ठीक है। तो अब ये चीज़ें वहाँ क्या थे, मतलब कि नॉन बंगाली, मतलब जो लैंग्वेज है उसको लेके विवाद चला, आसामी उसको लेके, ठीक है। तो ये क्या, वो डाइवर्सिटी के कारण ही तो क्रिएट हुआ वो सारी समस्या है वहाँ पे, ठीक। अगला धार्मिक विविधता के कारण, जैसे भारत में हिंदू मुस्लिम हर तरीके का धर्म, सिख, ठीक है, ईसाई, ये सारे पाए जाते हैं, तो इसमें सांप्रदायवाद पाया जाता है। धार्मिक संघर्ष देखने को मिलता है, जैसे नौ घटना में हुआ, बाबरी मस्जिद वाला मामला देख लो, ठीक है, गुजरात में देख लो, धार्मिक आतंकवाद आदि की समस्या अपने को देखने को मिलती है।
ये क्यों है? क्योंकि अपने रिलीजियस डाइवर्सिटी है। अगर सोचो ओनली एक ही धर्म होता तो समझ होता ये चीज़ें दिक्कत होती नहीं ना। तो मतलब कहीं ना कहीं देखो बात डाइवर्सिटी अच्छी चीज़ है, परंतु उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं अपन, कैसे उसको आइडियाज़ उसको कैसे लेके चल रहे हैं अपन, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखो एक चीज़ यार रखना, जैसे घर में मान लो कि है ना सब तरह के लोग हैं, ध्यान से समझना। एक व्रत पीपल भी मान लो दादाजी भी है, तो एक उनका पोता भी है। ठीक है, तो इनको सबको बैलेंस करने में ना सबकी अलग अलग नीड होती है, ध्यान से समझना है चीज़ को। तो सबको नीड को समझते हुए घर को आगे लेके चल पाना बहुत होता है। पर मान लो कि जैसे आप मान लो कि अभी जैसे मान लो यहाँ स्टूडेंट लोग रहते हैं, तो सब लगभग एक ही एज के फ्रेम में रहते हैं। ठीक है, 18 से लेके मान लो कि 30 की साल की एज में, तो उसमें क्या मैनेज करना चाहिए, ईजी हो जाता है। परंतु वही सोचो कि आपके पास 1 साल का बच्चा हो तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहीं 80 साल का कोई वृद्ध व्यक्ति हो तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे जो डाइवर्सिटी जब होती है तो चीज़ें मैनेज करके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वहीं जैसे मान लो वो इतने सारे धर्म हैं, तो उनको सबको लेके साथ में चलना, उनके बिलीव को साथ में लेके चलना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें रहता है। तो ये एक है जो चैलेंजेस है अपने सामने। ठीक, अब आगे देखो भाषा भी होता है। ठीक है, भाषा के आधार पर देखो, जैसे मान लो कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ये बात चली कि नहीं हिंदी को है जो राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, तो साउथ वालों ने विरोध किया, उन्होंने अलग एक द्रविड़ राष्ट्र की मांग कर ली। तो फिर चीज़ों को मैनेज किया गया कि इंग्लिश को कंपाइल करके देश आगे चल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें समझो भाषा विविधता के आधार पर, तो ये तो हो ही गया। उसके बाद में आप यहाँ महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ पे मराठी वर्सेस नॉन अदर जो लैंग्वेज होते हैं उनको लेकर विरोध चलता रहता है। ठीक है, जैसे मान लो बिहारी वहाँ पे चले जाते हैं तो उनका विरोध करते हैं। जैसे शिवसेना था, उसने बाल ठाकरे, तो उसने बहुत सारे लोगों को मराया वहाँ पे। ये क्या है, ये लैंग्वेज के कारण है ना। ठीक है, तो भाषावाद तथा भाषाई पहचान को लेकर आंदोलन और संघर्ष आदि की समस्या रहती है। या मान लो कि जो बोडोलैंड की जो डिमांड चली वो क्या है, सब भाषा के आधार पर तो था। ठीक, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। ठीक, जाति विविधता को देखने मिलता है। राजस्थान में जो गुर्जर मीणा को लेके हुआ, ठीक है, हरियाणा में हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र में जो हुआ मराठा नॉन मराठा। ठीक है, तो ये क्या है, जातिवाद तथा जाति संघर्ष, नरसंहार आदि की समस्या भी आदि देखने को मिलती है। ठीक, अगला प्रजाति मतलब ये एथेनिसिटी जो है, प्रजाति भेदभाव एवं प्रजाति आधार पर हिंसा लगाव आदि की समस्या, तो ये मोस्टली अपने को देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे वहाँ पे जो मिजो जनजाति के खिलाफ जो हुआ वहाँ पे। ठीक है, तो और मतलब कुकी जनजाति है, मतलब बहुत सारी जो जनजाति है वहाँ पे वो वैसे कॉन्फ्लिक्ट चलता है। जैसे अभी मणिपुर में जो चल रहा है वो क्या है, यही है वो, ये चीज़ याद रखना। ये जो मणिपुर में अभी चल रहा है वो ये है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना। ठीक, अब भारत में इतनी डाइवर्सिटी के कारण जो मान लो कि समस्या जनरेट हो, उसके कारण क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है गरीबी। अब ये देखो कैसे काम करती है, ध्यान से समझना। जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है या मान लो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या कहते हैं, जो गरीब लोगों को मोबिलाइज करते हैं कि देखो तुम गरीब इसलिए हो कि देखो वो लोग तुम्हारे संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या, वो संगठित होंगे। सर मेरा क्या हो गया? हाँ सर, इंडिया में इतनी सारी विविधताएं कैसे हो गई, इतनी भाषाएं, इतनी जातियां और इतनी विविधताएं कैसे आ गई सर इंडिया में केवल? अरे देखो भारत भाई, स्वाभाविक सी बात है कि भारत एक, देखो ध्यान से समझना, इसका रीज़न ये है, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो अपन आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो जो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ था। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट ये अपने को इधर से मिला है और ये वाला पार्ट इधर से मिला है। समझ में आया? तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये अलग कॉन्टिनेंट होगा तो इसकी अलग लैंग्वेज होगी, सारी चीज़ें अलग होगी। ठीक है, ये चीज़ें इधर वाले कॉन्टिनेंट में आएगी, तो यहाँ पे देखो इसीलिए है ना, जैसे मान लो मोस्टली जो अपन देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल में चाइना के लोगों से सिमिलरिटी क्यों मिलती है, रीज़न क्या है, वो इधर भी कॉन्टिनेंट के है। ठीक है, अब जो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है इसमें देखना मोस्टली जो अफ्रीका या मान लो इस महाद्वीप की जो है उनकी जो विशेषताएँ मिलती हैं। अब देखो दूसरी बात है, भारत तो आप मतलब 1947 के बाद में भारत को आज देख रहे हो ना, उससे पहले तो खुद एक भारत में बहुत सारे देश थे, मतलब समझ रहे हो ना। पहले जैसे मान लो कि 1947 मतलब अंग्रेजों के आने से पहले तो भारत मराठा में विभाजित था। ठीक है, इधर बंगाल में एक अलग शासन चल रहे थे, इधर कर्नाटक में एक अलग शासन चल रहे थे, इधर अलग चल रहे थे, इधर मतलब अलग चल रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब अलग अलग कम्युनिटी रहेगा। दूसरी बात देखो लैंग्वेज का प्रभाव पड़ता है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो पंजाबी है, अभी मोस्टली देखो ये पंजाब वाला जो एरिया है जो पाकिस्तान से भी रहेगा, तो ये यहाँ का लैंग्वेज का प्रभाव तो पड़ेगा है ना। अब यहाँ से लोग माइग्रेट होके आते थे तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, तो लैंग्वेज का प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। लैंग्वेज ऐसे नहीं होती, बहुत
एक बड़ा तो सर ये राजस्थान में इतनी सारी लैंग्वेज क्यों है? राजस्थान में कहाँ है इतनी लैंग्वेज? वो देखो मतलब ऐसा नहीं है, जैसे आप यूपी में, वो हर जगह है और टोन चेंज होती है। जैसे मान लो यूपी में, आप नॉर्थ यूपी में जाओगे तो एक अलग है, मतलब नॉर्थ यूपी में जाओगे तो अलग लैंग्वेज है, मतलब कुछ कुछ हाँ, वर्ड्स तो चेंज हो जाते हैं। वेस्ट यूपी में जाओगे तो अलग है, साउथ में जाओगे तो अलग है। तो वो तो हर जगह राजस्थान में वैसा ही है, ढूंढाड़ी है, अलग जाओगे तो उधर ऐसा है, वो हर जगह रहता है, ऐसा नहीं है। इसलिए बोला जाता है भारत में तो मतलब हर 1 किलोमीटर में पानी का स्वाद बदल जाता है, वैसे हर 1 किलोमीटर लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। तो ये भारतीय डाइवर्सिटी है, ये लोकली रिकॉग्नाइजेशन हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज की देन नहीं है ना, बहुत हज़ारों सालों से जो है चलती आ रही प्रोसेस, उसकी देन है, एक दिन में चली चीज़ें हुई है। ठीक है, अब देखते हैं इनका प्रॉब्लम क्या, विविधता जनित उपरोक्त समस्याओं के कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले गरीबी हो गया, ठीक है, गरीबी के कारण लोगों को मोबिलाइज किया जाता है। ठीक है, अब देखो स्वाभाविक सी बात है, गरीब लोग रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनको वोट बैंक की राजनीति, उसको भी उसका आधार बना के लोगों के खिलाफ भड़काया जाता है। जैसे मोस्टली कभी देखना, जो दंगों में लोगों को जो बनाया जाता है, मोहरा बनाया जाता है, यही लोग होते हैं जिनको मान लो गरीब है, उनको पैसा दे दिया भाई तुम ये कर दो। ठीक है, तो वो चीज़ों को उनको हथियार बनाया जाता है। ये मोस्टली जो भी चीज़ें हैं, धार्मिक हो या किसी भी तरीके राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो, गरीब लोगों को उनको मोहरा बनाया जाता है, क्योंकि वो गरीब है, उनको भाई पैसों दे दो तो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जैसे शिल्पर शेल जो तैयार होते हैं, शिल्पर शेल, तो वो मोस्टली गरीब लोग ही होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनको कोई मान लो बोल देगा 1 लाख रुपये मैं दे रहा हूँ, तुम्हें कुछ ही नहीं करना है, ये काम बस ये जो बम है यहाँ से मान लो वहाँ पहुँचा दो। इसीलिए जो ISI है, जो उसके ना बहुत सारे शिल्पर शेल काम करते हैं यहाँ पे। शिल्पर शेल का मतलब होता है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको इधर से उधर करने का। ठीक है, चप्पल जैसे मूव करती है वैसे मूव करते हैं वो लोग, लोकली यहीं के होते हैं। सर ये ज्यादातर साउथ में क्यों पाए जाते हैं स्लीपर सेल्स? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो हर जगह है। मैं ज्यादातर उन्हीं के ज़्यादा बारे में साउथ देख में रही आप थी। एक नहीं, उसका एक रीज़न ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से लोग ना माइग्रेट होकर बाहर जाते हैं, मिडिल एशिया में वहाँ पे काम करता है, तो वो ऐसे जो ISI संस्था उनसे आराम से जुड़ जाते हैं, तो वो ये कारण है। ऐसा नहीं, पर ऐसा आप बोलो कि साउथ में पाया जाता है, ऐसा नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया ही है सब जगह। ठीक, अगला विषमता है। ठीक है, विषमता मतलब अमीर गरीब की। ठीक है, तो ये जब समाज में बनी रहती है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्थिक रूप से समावेशी विकास नहीं लाया जाएगा, तो तब तक ये चीज़ें बनी रहेगी। जैसे मान लो कि ट्राइबल्स के बीच में जो विवाद होते हैं, तो एक ट्राइबल बहुत पिछड़ी रह गए और एक ट्राइबल बहुत आगे निकल गई, तो इन ट्राइबल्स के बीच में झगड़ा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं। ठीक, अगला है डिप्रेशन, वंचन होता है। मान लो कि आप उनको बेसिक राइट्स नहीं दे रहे हो, बेसिक खाना नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है फिर वो क्या होगा, चीज़ें फिर वो ख़राब होगी, तो वो डाइवर्सिटी फिर वो खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्तावाद के साथ महत्वाकांक्षा व्यक्तिवाद में बढ़ती है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि क्या हो रहा है, कंज्यूमरिज्म का युग है ये, मतलब सब लोग सब कुछ पाना चाहते हैं। अब सब कुछ पाना चाहते हैं तो रिसोर्स तो लिमिटेड है, अब रिसोर्स लिमिटेड है तो स्वाभाविक सी बात है फिर वहाँ पे क्या होगा, टकराहट होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो वहाँ पे जब फिर इंडिविजुअलिज्म जब बढ़ावा मिलेगा, व्यक्तिवाद जब को बढ़ावा मिलेगा, वो सब अपने व्यक्ति अपने हित के लिए करेगा, फिर वो समाज को हित को बाहर में साइड में जाए, देश हित जो देश हित है वो साइड में चले जाएगा। तो उनका जैसे ग्रेटर नागालैंड या खालिस्तान है, अब खालिस्तान क्या है, ये एक अपने व्यक्तिवाद, ये मान लो कि वो एक समूह है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, वो चाहता है कि देश से हम सेपरेट हो जाए। ठीक है, हम और अच्छा कुछ करेंगे, तो वो अगर वो अपनी प्रायोरिटी रख रहे हैं, ये मान लो धर्म को लेके जो लोग करते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, उसी कारण जो है धार्मिक जो हिंसाएं देखने को मिलती है, सांप्रदायिकता देखने को मिलता है। ठीक है, कंज्यूमरिज्म के युग में दूसरी बात ये है कि सब लोग अनैतिक रूप से भी पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो गौ हत्या, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। ये क्या है, मतलब स्वाभाविक की बात है कि उस महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा के कारण वो सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, तो सर ये बताओ, एक मतलब एक बात बताओ कि ये जो नक्सलवादी है उनका ये खालिस्तान में पाया जाता है ना कि वो आवाज़ अटक रही है, आवाज़ अटक रही, समझ नहीं आ रहा। अरे ठीक है, तो आगे ठीक आ रही है? पूछना, अभी रुक जाओ, ये टॉपिक कंप्लीट होने दो पहले। ठीक है, अब आगे सुनो। वैश्वीकरण जनित पहचान का संकट, वही आइडेंटिटी क्राइसिस है। आइडेंटिटी क्राइसिस फिर लोग क्या करेंगे, अपने धर्म को जो है मतलब बाहरी रूप से मानेंगे कि वो मान लो कि टोपी पहन रहे हैं, कोई माला पहन रहा है, कोई मतलब भगवा पहन रहा है, तो ये क्या होगा, अब ये समझ बात है, धार्मिक हिंसाओं को इनको बढ़ावा देंगे। ठीक है, स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, स्वार्थी संगठन होते हैं, स्वार्थी राजनीतिक दलों की भूमिका होती है, जैसे PFI जैसी संस्थाएँ हैं, ठीक है, बजरंग दल हो गए, ये सब सारी चीज़ें क्या है कि पॉलिटिक्स को मोबिलाइज करने के लिए चीज़ों को यूज करते हैं। तो विदेशी शक्तियों की भूमिका, जिसमें चीन की भूमिका हो गई, पाकिस्तान की भूमिका हो गई, ठीक है, ये सब लोग फंड भेजते हैं यहाँ पे।
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन तो इसीलिए काम करती है इंडिया में कि वो बाहर तो तोड़ दे, मतलब समझ रहे हो, तो वैसे भी संगठन होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब आती है तो समझ बात है डाइवर्सिटी के लिए खतरा हो जाता है। ठीक, मूल्यांकन और सजेशन क्या रहना चाहिए? उपरोक्त समस्याओं के लिए भारतीय समाज की विविधता नहीं बल्कि अन्य कारण उत्तरदायी रहे जो विविधताओं के साथ संयुक्त होकर उपरोक्त समस्या को उत्पन्न करते हैं। मतलब कि डाइवर्सिटी प्रॉब्लम नहीं है, डाइवर्सिटी कारण जैसे गरीबी है, ठीक है, विषमता है, वंचना है, ठीक है, उपभोक्तावाद है, व्यक्तिवाद है, ठीक है, स्वार्थी है, ठीक है, और वैश्वीकरण के कारण जो पहचान, ये कारण है, इनको खत्म करो ना। डाइवर्सिटी प्रॉब्लम नहीं। अब डाइवर्सिटी आप ऐसा सोचो इसने सबको मतलब जैसे हिंदू राष्ट्र बनाने मांगे, ये गलत है, इससे कुछ ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात आप सोचो कि नहीं सबको एक जैसा बना दो, सबको एक जैसी ड्रेस पहना दो, उससे काम नहीं होगा, वो कोई समस्या नहीं है, ये चीज़ याद रखना। इसलिए ज़रूरत है उस अन्य कारणों को दूर करने की, तभी विविधता में एकता के आदर्श के साथ एक विकसित समरस भारत का निर्माण किया जा सकता है। तो वो जो चीज़ें हैं, ये जो कारण है, इनको ख़त्म करो तो ऑटोमेटिक जो अपने विविधता में एकता की तत्व पाई जाएगी। अब बोलो, पूछो क्या पूछ रही थी सपना? तो अरे आपकी बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रही है। अरे तो मैं तो गेट भी बंद किया हूँ, माइक लगाया हूँ, अब क्या करें बताओ? वो तो अब आज गणपति कोई विसर्जन, पार्टी वार्टी? अरे गणपति विसर्जन वाला चल रहा है ना। अच्छा, ये पूछ रही थी जैसे ये खालिस्तान की समस्या है और एक इधर है कि नक्सलवादी और अलगाववादी होते हैं, इन दोनों में मैं अंतर ये देखती हूँ कि ये अलगाववादी और नक्सलवादी तो मजदूरी में आकर बने क्योंकि उनको उनका हक नहीं दिया। अरे नक्सलवाद क्षेत्रवाद एक अलग देश, सुनो, खालिस्तान में क्या है, एक अलग देश की मांग चल रही है, ध्यान से समझना ये चीज़। खालिस्तान एक देश की मांग है, वो भारत से अलग होकर एक देश बनाना चाहते हैं, ध्यान से समझना ये चीज़, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद क्या है, ये अपने ही लोगों से परेशान होके, अपने लोगों ने इनका शोषण किया तो उससे शोषण से मुक्ति चाहते हैं, ये अलग राष्ट्र नहीं चाहते, और ये अलग राष्ट्र चाहते हैं, समझो ये चीज़, ये अंतर है दोनों में। और सर अलगाववादी और खालिस्तानी ये एक नहीं माने जाएंगे क्या? उनको बोला जा सकता है, उनको बोला जा, अलगाववादी मतलब क्या होता है, भारत से अलग होने की मांग कर रहे हैं, तो ये लोग भी तो यही कर रहे हैं ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि बोलते हैं प्रजाति क्या बोलते हैं उसको, अंतर और निर्जातीयता में क्या अंतर है? देखो, जातीय और नरजातीय ना, हाँ। ये दोनों, रुको एक मिनट, प्रजाति और नरजातीयता, ठीक है, सुनो ध्यान से। देखो, एक होता है एथनिसिटी, एक बार एथनिसिटी को सर्च करो, क्या एथनिसिटी का हिंदी अनुवाद क्या है? एक मिनट रुको। देखो, एथनिसिटी को बोला है नरजातीयता, ठीक है। ये मेरा ही ग्लिच कर रहा है या फिर आवाज ही नहीं आ रही सर की? क्या आवाज नहीं आ रही कि मेरी? हेलो हेलो पूजा, मेरी आवाज नहीं मुझे ही नहीं आ रही है सर की, आवाज कट रही है। अरे बताओ, मेरी आवाज आ रही है? दोनों की आवाज आ रही है, सर की आवाज तो आ रही है। ठीक है, सुनो ध्यान से इधर। सपना की भी तो आ रही। देखो, प्रजाति और नरजातीयता, देखो नरजातीयता होती है, ये ध्यान से समझना, नरजातीयता होती है शारीरिक रूप, जैसे मान लो कि मंगोलॉयड हो गए, ठीक है, ऑस्ट्रायड हो गए, ये नरजातीयता है। नरजातीय मतलब ये बेसिक डिवीजन है, ध्यान से समझना, ये बेसिक डिवीजन है ह्यूमन का, ऑस्ट्रेलियन, मंगोलॉयड, ठीक है, ये एक बेसिक डिवीजन है जिसके आधार पर मतलब रंग रूप के आधार पर डिवाइड किया जाता है। अरे ये होता है जैसे मान लो कि मीजो जनजाति हो गया, ठीक है, ये ट्राइब्स के आधार पर प्रजातियों को डिवाइड किया जाता है, ध्यान से समझना। ये नरजातीयता है, इसमें सबका डिवीजन होगा, अरे इसमें जो स्पेसिफिक जो कुछ लोग हो उसको डिवाइडेड किया जाएगा। जैसे मान लो कि मंगोलॉयड ही है, अब मंगोलॉयड को भी आपको अगर और ज़्यादा डिवीजन करना तो उसको प्रजातियता बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हिंदू होते हैं, हिंदू में और भी विविधता होती है तो उसको निर्जातीयता बोलेंगे। मतलब नरजातीयता समझो, नरजातीयता मतलब ये होता है जैसे आर्यन बोलते हैं, आर्यन लोग क्या है, ये नरजातीय मतलब ये जो मान लो कि मानते हैं कि जो यूरोप से आए थे ये लोग,
ठीक है। जैसे मंगोलॉयड होता है, मंगोलॉयड का मतलब आता है जो मंगोल से वहाँ से निकले थे, जो रसिया और चीन के बीच में है। ऑस्ट्रियाड जो होते हैं जो ऑस्ट्रिया उससे निकले थे। तो ये प्रजाति है। और प्रजाति मतलब अब उनमें भी तो डिवीजन होगा ना, तो उसके आधार पर भी तो डिवीजन किया जाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखो, ठीक है। भारत में क्षेत्रवाद की समस्या। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं, मैं ये बोल रही थी, ये नहीं और सोशियोलॉजी में आया था, मैंने आज देखा था। पता होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें, सोशियोलॉजी ऑप्शन डाला था। जीएस में तो इतना जरूरत नहीं, परंतु उधर जरूरत। ठीक है चलो, भारत में क्षेत्रवाद की समस्या। तो ये टॉपिक मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2024 के लिए, क्योंकि खालिस्तान का मुद्दा जिस तरीके से बढ़ रहा है और इंटरनेशनल लेवल जैसे रिकॉग्नाइजेशन हो चुका है इसका, तो अगली बार ये यूपीएससी में क्वेश्चन बनने का बहुत चांस बन जाएगा। तो याद रखना, क्षेत्रवाद क्या होता है, क्षेत्र विशेष की मांगों को लेके जब कोई मांग उठती है, जैसे मान लो ध्यान से समझना, जैसे गोरखालैंड की मांग उठी तो एक क्षेत्र विशेष की मांग थी, तो वो क्षेत्रवाद कहलाता। पर जब क्षेत्रवाद देखो, ये क्षेत्रवाद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में होता है, ध्यान से समझना। जब ये नकारात्मक रूप ले लेता, धारण कर लेता, देश से अलग होने की बात कर लेता, अलगाववाद कहलाता वो। जैसे ग्रेटर नागालिंगम हो गया, ठीक है, या खालिस्तान हो गया, या जो द्रविडियन है, जो साउथ के देश भी बहुत बार, अब तो नहीं करते हैं मोस्टली, जब 1965 के दौर में जब उन पे हिंदी भाषा थोपी जा रही थी, तब उन्होंने बोल दिया था कि हम एक अलग राष्ट्र बना लेंगे, द्रविडियन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझना। द्रविडियन आपने अगर आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, एक नागर शैली होती है, एक बेसर शैली होती है और एक द्रविड़ शैली होती है। तो द्रविड़ शैली मतलब साउथ के जितने भी राज्य हैं, मतलब उसमें कर्नाटक आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। तो ये उन्होंने अलग राष्ट्र की बनाने की मांग कर दी थी, ठीक, ये चीज़ भी है। तो क्षेत्रवाद का अर्थ देखेंगे, स्वरूप देखेंगे, स्वरूप में वही बता रहा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूप में होता है। परिणाम देखेंगे इसके कि समझ आता है, परिणाम दोनों होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। इससे कारण क्या है, ठीक है, समीक्षा सुझाव क्या है, ठीक है। अब क्षेत्रवाद का देखते हैं वृहद अर्थों में, मतलब बड़े अर्थ में क्या है क्षेत्रवाद। किसी क्षेत्र विशेष के साथ वहाँ के लोगों में लगाव की भावना क्षेत्रवाद कहलाता है। क्षेत्रवाद का सकारात्मक संदर्भ है। जैसे ध्यान से समझना, जैसे आप जैसे बिहारी है मान लो, ठीक है, अब वो जैसे मान लो कि एक बिहार क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ के जो क्षेत्रों में लोगों में जो लगाव होता है अपने क्षेत्र के, वहाँ क्षेत्र विशेष के प्रति, ठीक है, और वो यूनाइट हो रहे हैं साथ में, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। मतलब ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि भारत में जैसे गोरखालैंड की मांग चली थी, बंगाल से वो अलग होना चाह रहे थे, अलग मतलब एक अलग राज्य की डिमांड कर रहे थे। तो वो गोरखालैंड जो जितने भी लोग थे, तो क्षेत्र विशेष के लोग थे, वो गोरखा क्षेत्र के लोग थे। अब वो वहाँ के लोग क्या है कि एकजुटता की भावना दर्शा के, लगाव की भावना की वो क्षेत्र विशेष के प्रति और एक अलग मतलब राज्य की मांग कर रहे हैं, ठीक। विशिष्ट अर्थों में, स्पेसिफिक अर्थों में बोला जाए तो किसी क्षेत्र विशेष के साथ वहाँ के लोगों में अंध लगाव की भावना को क्षेत्रवाद कहा जाता है। क्षेत्रवाद का नकारात्मक मतलब अब उस मतलब क्षेत्र विशेष के लिए अपनी जान भी लोग देने को तैयार हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो फिर क्या, जैसे मान लो खालिस्तान हो गया, अब वो सोचो कितना बड़े लोग वहाँ लोग जान दे रहे हैं अपने आप को, ठीक, आतंकवादी बन गए हैं, ठीक है। ग्रेटर नागालैंड में देख लो कितना विवाद चलता रहता है हमेशा। तो जब ये अंधभक्त बन जाए, अंधभक्त मतलब कि वो क्षेत्र विशेष उनके लिए देश से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, तो वो क्या करेंगे, फिर अलग गाँव की, भारत से अलग करने की बात करेंगे, तो वो नेगेटिव रूप कहलाता है, ठीक। स्वरूप कैसा है, अब देखो भारत में जो क्षेत्रवाद का स्वरूप है, ठीक है, एक है बहु प्रादेशिक क्षेत्रवाद, जैसे मान लो जो ग्रेटर नागालैंड में वो बहुत सारे राज्यों से मिलकर बनता है, ठीक है। फिर एक है अंतर प्रादेशिक क्षेत्रवाद, अंतर प्रादेशिक यूपी में जैसे हरित प्रदेश की मांग की जाती है यूपी में, ध्यान से समझना, जो ईस्ट यूपी है वहाँ पे वो हरित प्रदेश की मांग करते हैं कि हम एक अलग से हरित प्रदेश बनाएं, ठीक है। तो ये भी क्षेत्रवाद का रूप हो गया, ठीक है। नहीं सॉरी, एक बहुप्रादेशिक क्षेत्रवाद मतलब कि जहाँ मतलब किसी देश दूसरे देश की सीमा भी आ जाएगी। अंतर प्रादेशिक मतलब कि दो राज्यों के बीच में, ठीक है। अंतर प्रादेशिक मतलब उसी के अंदर, यूपी में जैसे अंदर उसके अंदर जो है वो जो है, जैसे मान लो ध्यान से समझना, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे ग्रेटर नागालैंड की जो मांग चलती है ना, उसमें भारत के 3-4 राज्य तो हैं साथ में, मतलब मिजोरम की भी वो, मतलब मिजोरम जो नहीं, मिजोरम सॉरी कौन सा, म्यांमार है, म्यांमार के भी उस क्षेत्र को ऑक्यूपाई करने की सोचते हैं वो लोग, ठीक है। अंतर प्रादेशिक क्षेत्रवाद मतलब जैसे दो राज्यों के बीच में कोई क्षेत्र है, उसको लेके कोई डिमांड चल रही है, ठीक है। जैसे गोरखालैंड हो गया, ठीक है, गोरखालैंड मतलब सिक्किम और उस इलाके में आता है। अंतर प्रादेशिक क्षेत्र में जैसे हरित प्रदेश हो गया यूपी का, ठीक है, या बुंदेलखंड हो गया, उसको भी एक अलग उसकी बनाने की मांग चलती है, ठीक। तो
अब अंतर प्रादेशिक क्षेत्रवाद में तो इसको 3 भागों में, जैसे पृथकतावाद, अलगाववाद के रूप में क्षेत्रवाद, मतलब अब देखो क्षेत्रवाद का 3 पार्ट में, एक तो होता है क्षेत्र विशेष की डिमांड करना कि हमें एक राज्य बना दो, ठीक है, या हमें एक विशेष पावर दे दो जैसे बॉडोलैंड को दिया गया। एक होता है क्षेत्रवाद जिसमें पृथकतावाद में चले जाओ, वो भारत से अलग होने की बात करने लगे, जैसे कौन सा, खालिस्तान मुद्दा हो गया, ग्रेटर नागालैंड हो गया, ये चीज़ याद रखना एग्जाम्पल। पृथक राज्य में स्वायत्ता की मांग के रूप में याद रखना, जैसे मैंने क्या बोला, गोरखालैंड हो गया है, हरित प्रदेश हो गया, जो अलग राज्य बनाने की बात कर रहा है, ठीक। बाहरी लोगों के विरोध के रूप में क्षेत्रवाद, ये कहाँ पे है, असम में, ठीक है, जहाँ से समझना, जहाँ पे बाहर से जो बंगाली आ गए तो उनका विरोध किया जाता है, ठीक है, वहाँ से उनको भगाने के इसलिए NRC लाया गया वहाँ पे असम में, ठीक है, ये चीज़ याद रखा। अब भारत में क्षेत्रवाद के परिणाम क्या रहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव भी रहेंगे, नेगेटिव भी रहेंगे, देखिए ये चीज़ याद रखना। कौन सा पॉजिटिव रहेगा, जैसे ये वाला डिमांड है, जैसे पृथक राज्य बनना, ठीक है, जैसे उत्तराखंड मान लो पृथक राज्य बना, छत्तीसगढ़ अलग से बना तो वहाँ का विकास हुआ, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। स्वायत्ता की मांग करना, जैसे बॉडोलैंड मान लो किया गया, ठीक है, तो पॉजिटिव चीज़ें भी है पर नेगेटिव चीज़ें भी होता है। क्या होता है, जान मान की हानि होती है, जब मान लो कि किसी क्षेत्र विशेष की मांगों को लेकर लोग आगे बढ़ते हैं, तो या अंध जब मान लो नेगेटिव रूप धारण कर लेता है तो वो क्या करता है, वहाँ की जो विकास की गतिविधियाँ उसको रोक देते हैं, मान लो कि स्टेशनों को जला देते हैं, ठीक है, लोगों को मार देते हैं, तो ये क्या है, जान मान की हानि होती है, ठीक। आर्थिक विकास दुष्प्रभावित होगा, समझ बात, जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, इसका मैं बताना चाहता हूँ, असम में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला था जापान की कंपनी द्वारा, तो वहाँ पे जब ये NRC को लेकर बहुत ज़्यादा मुद्दा चला तो फिर वहाँ कंपनी आई ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती है। तो आर्थिक विकास कैसे होगा, जब बाहरी कंपनियाँ नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएंगे वहाँ पे, जब डिले होंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो टारगेट किए गए तो वो चीज़ें डिले होती जाएगी, तो आर्थिक विकास दुष्प्रभावित होता है। सामाजिक सौहार्दता कमज़ोर होती है। अब जैसे मान लो खालिस्तान है, अब जैसे मान लो कि अभी सिखों को उस तरीके से नकारात्मक नज़रिए से देखा जा रहा है, पता नहीं कौन खालिस्तानी क्या है, तो ये समाज में क्या होता है, सामाजिक सौहार्द, तो जो लोग मिलजुल कर रहते हैं उसको जो संतुलन उसको ख़राब कर देता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा है, जैसे खालिस्तान क्या है, राष्ट्रीय एकता को खतरा ही है ना, ग्रेटर नागालैंड क्या है, ये खतरा है, जो भारत की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी उसके लिए खतरा है, ठीक। विधि व्यवस्था को चुनौती अपराध में वृद्धि होती है, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब ऐसे लोग चलेंगे तो मान लो कल सुप्रीम कोर्ट को कल डिसीजन देना, तो अपने देश के प्रति लोगों को कैसे वो खराब डिसीजन देगा, मतलब उनको सज़ा देना, मतलब समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ावा देगी, तो ये विधि व्यवस्था के लिए खिलाफ भी चुनौती होती है और अपराध में वृद्धि होती है। लोग क्या होता है, जैसे मान लो कि ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि गोरखालैंड की मांग चल रही है, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाँ रियलिटी में मतलब गोरखालैंड चाहते हैं, उनको एक है, कुछ लोग क्या होता है साइड में अपने जो अलग मकसद होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, या मान लो इनको पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, चाइना से सपोर्ट मिल रहा है, ये लोगों को मारेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको बढ़ावा देते हैं और अपने जो हित है उसको, जो हिडन जो एजेंडा होता है उसको भी फुलफिलमेंट करते हैं, तो ये भी चैलेंजेस है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ना कि हर वालों को आंदोलन हो रहा है, उसमें हर कोई आंदोलन करता नहीं होता है, उसमें कुछ लोग होते हैं जिनके अलग मकसद होते हैं। याद करो किसान आंदोलन, जैसे मान लो दिल्ली में पीसफुली एंट्री कर रहे थे, फिर वहाँ सोचो लाल किला पे जाके झंडे को गिराना, ये सब चीज़ें क्या है, ये लोग कौन थे, वो खालिस्तानी लोग थे, वो लोग, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब तो उनका एक अलग एजेंडा होता है, उनका किसान आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं है, उनका एक अलग एजेंडा, अलग मोटो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान से समझना, मतलब कि कुछ लोग जो है इसी कारण से बहुत सारे आंदोलन खराब होते हैं, चीज़ याद रखना। किसान प्रेशर पॉलिटिक्स के अंदर आता है ना सर, क्या हो गया, किसान आंदोलन प्रेशर पॉलिटिक्स का पार्ट है ना, दबाव समूह के रूप में काम किया, दबाव समूह तो है ही ना, ठीक है। भारत में क्षेत्रवाद के कारण क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना। नरजाति विविधता वही भी बता रहा हूँ, मंगलवाड़ ऑस्ट्रेलिया, जैसे मान लो कि नॉर्थ ईस्ट के पीपल देखो, वो उनका ना अलग अलग है, जैसे मिजोरम में अलग दिखेंगे, मणिपुर में अलग दिखेंगे, वहाँ पे ट्राइबल्स है वो बहुत अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये कारण क्या होता है, लोग वहाँ पे एक दूसरे को थोड़ा मतलब समझ रहे, एक ओड फील करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए जो ग्रेटर नागालैंड की जो मांग है वो यही है, बोला कि हमारा कल्चर अलग है, हम दिखने में अलग है, हम आप लोगों के साथ घुल मिल ही नहीं पाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है, ठीक। क्या अगला तो गरीबी है, बेरोजगारी की, अशिक्षा, ये अब सब इस बात है, लोग ध्यान से समझना है इस चीज़ को। एक व्यक्ति है जिसका जॉब लग गया है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब वट एवर, मैटर नहीं करता, मैटर ये करता जॉब लग गया उसका, अब वो 10 से लेके रात की आवाज ना हाँ फंसती है कभी, अटक रही है, हाँ अभी आ रही है सही, आवाज तो ठीक आ रही है पर बैक
तो जो आवाज है ना बार वो बीच बीच में नहीं ग्लिच से कर जाती है। ठीक है, इतने स्मूथली नेट नहीं चल रहा होगा। ठीक है, अभी सुनो, अभी आ रही है ना आवाज़? ठीक है, ध्यान से समझना, मैं ये चीज़ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये बहुत आगे तक काम आएगा। देखिए सुनो ध्यान से। जैसे मान लो एक व्यक्ति है 10 से लेकर 6 बजे तक वो काम कर रहा है, ध्यान से समझना। मान लो उसको जॉब लग चुका है, ठीक है, तो बेरोजगारी तो खत्म हो गई। अब भाई समझ बात, कुछ जॉब लगा तो अशिक्षित तो नहीं होगा, उसको कुछ शिक्षा मिलेगी तभी जॉब लगा होगा। आज जब जॉब लगा तो गरीबी भी खत्म हो जाएगी, तीनों चीज़ खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। ध्यान से समझना। अब देखो ये 10 से 6 बजे तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो 10 से 6 बजे तक मान लो इसका ऑफिस टाइमिंग है भाई, इससे पहले 1-2 घंटे पहले उठेगा, नहाएगा धोएगा, टिफिन विफिन पैक करेगा, ठीक है। ध्यान से समझना। मान लो 6 बजे उठा तो 10 बजे तक मान लो अपनी अपनी एक्टिविटी करेगा, शाम को आएगा थोड़ा थका रहेगा, ठीक है, कुछ टीवी वीवी देखेगा, 12 बजे सो जाएगा अपना। ध्यान से समझना, ये एक बंदे का रूटीन ये है जो काम कर रहा है। अब एक बंदा है जो बेरोजगार है, बेरोजगार, उसके पास दिन के 24 घंटे बचते हैं। 24 घंटे में कितना, 8 घंटा मान लो सो भी लेगा तो 16 घंटा बचा। अब वो 16 घंटा क्या करेगा? वो फालतू के इधर पॉलिटिक्स पार्टियों के पास जाएगा, इधर जो लोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन उसका यूज करेंगे, ये खाली बैठा है इसको लगाओ किसी काम में, इसको दंगा फैलाने में लगाओ। मतलब समझो ये चीज़, जो खाली व्यक्ति रहेगा, बेरोजगार है, गरीब है, अब उसको क्या करेंगे लोग? उसका 1000 रुपये दे के बोलेंगे तो ये जाके ये बम फोड़ के आ जा वहाँ पे, ये मान लो कि जो मस्जिद में उसमें जाके ये फेंक के आ जा, या मंदिर में जाके ये करके आ जा। मतलब समझो ये चीज़। वहीं अगर ये व्यक्ति अगर रोजगार है तो उसके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम है ही नहीं ना, तो नहीं होगा तो समझ बात, तो वो इन चीज़ों में एक्टिविटी में कैसे पार्टिसिपेट करेगा? इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको ये जितने भी सारी चीज़ें, इसलिए सोचो नहीं राजनेता लोग क्यों, मतलब कितना तेज लोग हैं ये, कभी देश में देखो कभी गरीबी खत्म नहीं करेंगे, गरीबी खत्म करते तो इनके एजेंडा कैसे फुलफिलमेंट हो, कभी बेरोजगारी को खत्म नहीं करेंगे और कभी अशिक्षा को मतलब खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता ये चीज़ें खत्म हो गई उस दिन। भाई समझ में तो कोई लोग फालतू में नहीं बैठेंगे, फालतू में नहीं बैठेंगे तो इन लोगों को कौन सुनेगा, इन लोगों की बातें कौन मानेगा, क्या मतलब है फिर इनकी? आप एक इतना से एक समझो, ध्यान से समझो कि जैसे मान लो कि एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, अच्छी खासी सैलरी है, उसको क्या मतलब है गवर्नमेंट से? वो वोट बस जाके दे के आ जाएगा, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत। अपन सोचो ये लोग जो बरगलाते हैं वो किन लोगों को बरगलाते हैं? ध्यान से समझना। जो 10th पास है, बेरोजगार है, गरीब है, उनको बरगलाते हैं, ये योजना फलाना दिखाना, हम ये कर देंगे, मंदिर बनवा देंगे, ये कर देंगे। मतलब समझो ये चीज़, ये रियलिटी ये है, ठीक है। सर उनको तो और ज्यादा भड़काते हैं जो गरीब और उनके साथ संकीर्ण मानसिकता रखते हैं। भाई समझ बात, तो वही लोग तो इस चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, खाली बैठे तो क्या करेंगे? वो यही काम करेंगे। और वहीं एक सोच रहे हैं कि व्यक्ति पढ़ लिख रहा है, मान लो कि जॉब कर रहा है, तो उसको क्या मतलब है? उसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगला व्यक्तिक एवं क्षेत्रीय विषमता, वही मैं बता रहा हूँ कि क्षेत्रीय विषमता, जैसे मान लो मुंबई तो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, वहीं बिहार में जाके चले जाओ, कितने लोग गरीब है बेचारे वहाँ पे, कितना है पिछड़े हुए, बीमारू स्टेट है, बीमारू स्टेट का बुरा हाल है। सरकार भी यहीं पे निवास करे, जैसे गुजरात में देखो ना कितने इन्वेस्टमेंट आता है। अरे भाई इन राज्यों में तो लाओ ना आप इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे क्यों नहीं आता? यहाँ लोग दंगा है, यहाँ की पॉलिटिक पार्टियाँ भी ऐसी ही है। अब मैं तो सर गरीबों का मॉनिटर हूँ सर, इतना गरीब हूँ ना। मतलब देखो रीजन समझो ना, क्यों गरीब आखिर में, ये चीज़ समझो। क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स पार्टी भी तो ऐसी ही है ना, गुंडा राज है यहाँ पे, बिहार में यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा? समझो ना ये चीज़। लोग मतलब सोचो, बिहारी जाके तमिलनाडु को चमका देते हैं, महाराष्ट्र को चमका देते हैं, मतलब मेहनती तो है, और मेहनती है इसका मतलब यहाँ की सरकारों की कमियाँ है ना। यहाँ की सरकार सोचो यहाँ के जो लोगों की यूटिलाइजेशन नहीं करती। मतलब मेरा कहना है, मतलब ये चीज़ें समझो, ठीक है। तो क्षेत्रीय विषमता ये सारी चीज़ें बनी रहती है, तो इसके कारण ऑटोमेटिक जो गोरखालैंड, हरित प्रदेश की मांग, ग्रेटर नागालैंड की मांग, खालिस्तान की मांग, अगर सोचो ध्यान से समझना। अब जैसे मान लो कल खालिस्तान राज्य बन भी गया, मान लो देश बन गया, और इनकी इकोनॉमी नहीं चली तो क्या ही कर पाएंगे? अगर सोचो मान लो कि अपन अच्छे से, मान लो कि पंजाबी लोग हैं, इनको अच्छे से रखेंगे, मान लो इनकी इकोनॉमी अच्छी तरीके से चल रही है, ड्रग्स अगर गवर्नमेंट अच्छे तरीके से सुलझा लेगी इनके प्रॉब्लमों को, तो समझ से क्या ही जरूरत है इनको? ये खुद ही जो लोग जो खालिस्तान के, उनको 2 लात मार के और भगाएंगे, तो बोले तुम क्या करेंगे हमको खालिस्तान बना के, हमें भारत में जो मिल रहा है तुम क्या दोगे हमें? मतलब समझो ना ये चीज़। मतलब उनके पास कुछ चीज़ की कमी रहेगी तभी तो खालिस्तान की मांग करते हैं ना। कोई भी चीज़ ध्यान से समझना। जैसे आपको घर में कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए तो आप बाहर जाओगे कुछ चीज़ें, मतलब समझो ना ये चीज़, ये हकीकत है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला पहचान संकट व नजातीयता में वृद्धि, वही मैं बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी क्राइसिस आज ग्लोबलाइजेशन के कारण, क्योंकि सब चीज़ें समरूप होती जा रही है, सब अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, तो उसमें फिर ये चीज़ें जो है खालिस्तान, ग्रेटर नागालैंड, ये सारी चीज़ें मांग उठती है, ठीक। उपभोक्तावाद है, महत्वाकांक्षा में वृद्धि है, व्यक्तिवाद में वृद्धि हो रही है। मैं ये बार बार बता रहा हूँ, ये पॉइंट बार बार आ रहा है कि वही ये कंज्यूमरिज्म का ज़माना है, कोई मतलब नहीं है, सबका अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। भाड़ में जाए देश क्या है, इसीलिए तो बोलते हैं ना, जिस दिन
जब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता, जब तक आई की जगह वी आ जाए, जब तक आई रहेगा तब तक इस समझ लेना देश का भी विकास नहीं होगा। ये चीज़ याद रख लेना। उस दिन इसलिए लोग करप्शन क्यों कर पाते हैं इजीली, क्योंकि उसको आई, अरे यार मैं अपना देखो भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब, गरीब जो गरीब रह रहा है उसकी कोई स्कीम का फ़ायदा उठा के वो करप्शन करके आराम से पैसा कमा रहा है, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहा है ना कि ये आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडिया। इंडिया भाड़ में जाए, पहले मेरा घर परिवार मेरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। इस कारण से वो आराम से धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देता है, नेगेटिव चीज़ों को बढ़ावा देता है, ठीक है। स्वार्थी व्यक्ति होते हैं। बिहार में जो केंद्र सरकार के द्वारा राशि मिलती है ना, सब कभी कभी मांगते हैं कि मुझे राशि चाहिए, मुझे कम है, और जब वो राशि मिलती है ना तो वो उस पैसे को खर्च नहीं कर पाते हैं, लोगों को पेमेंट टाइम पे भी नहीं दे पाते हैं, और वो पैसा वापस हो जाता है केंद्र सरकार को। हाँ होता ही है, वो तो पॉलिटिकल पार्टियों को वो होता है ना, एजेंडा होता है उनका, ठीक है। स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, स्वार्थी संगठन होते हैं बहुत सारे, जैसे PFI संस्थान हो गया, ठीक है, बजरंग दल हो गया, RSS हो गया, स्वार्थी राजनीतिक दल हो गया, ठीक है। इनका क्या रहता है, इनका प्रोपेगेंडा रहता है कि मतलब जैसे अभी जैसे मान लो हिंदू राष्ट्र क्या BJP का एजेंडा है ना, RSS का एजेंडा है ना, ठीक है। विदेशी शक्तियों में भूमिका तो इसमें फिर दूसरे जो चाइना होता है, ठीक है, पाकिस्तान होता है, ठीक, ये लोग भी तो यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं, ठीक। अब सॉल्यूशन क्या होगा, निश्चित रूप से क्षेत्रवाद के परिणाम सकारात्मक नकारात्मक दोनों हैं, ठीक है। नजातीय विविधता स्वयं में क्षेत्रवाद का कारण नहीं, बल्कि अन्य कारण इसके अधिक महत्वपूर्ण। कौन से कारण, गरीबी, ये पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है, ये सारी चीज़ें कारण इंपॉर्टेंट है। बाहर की जो विदेशी शक्तियाँ है ये अलग है। विविधता को समाप्त करना अव्यवहारिक एवं संविधान के विपरीत है, तो वो ही नहीं करना भाई। डाइवर्सिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, वो खत्म नहीं करना, पर जो अन्य कारण है उसको खत्म करो, गरीबी, बीमारी, इनको खत्म करो, अन्य कारण को दूर करके क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान संभव हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को ज़्यादा वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक अपना पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, ये चीज़ याद रखना, अपने सिलेबस का टॉपिक ही है ये। मतलब एक दूसरे से कोरिलेशन ऐसा है कि जैसे मान लो कि अगर देखो विकास बढ़ेगा, ध्यान से समझना ये चीज़, विकास बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक पॉवर्टी है ना ख़त्म हो जाएगी, मतलब कम होगी धीरे धीरे। अब इसका एग्जांपल ध्यान से समझना है। अब जैसे बिहार को अपन लेते हैं, बिहार मतलब सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि गरीबी सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब बिहार है, अभी गरीब है, ध्यान से समझना। ये किसके आवाज़ आ रही है, म्यूट करो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बिहार में गरीबी है। अब देखो ध्यान से समझना, अब वहाँ पे मान लो कि मैंने विकास के प्रोजेक्ट लाए, मैंने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लाया, ध्यान से समझना। मैंने वहाँ पे रोड बनाने का प्लान किया सबसे पहले कि प्रत्येक में जो है उसको, जैसे मान लो जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेंगे। मैं वहाँ पे मान लो कि सड़क भी बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं वहाँ पे रेल भी बना रहा हूँ, ठीक है, हवाई पट्टी का भी मैं निर्माण कर रहा हूँ, एरोप्लेन इनका, ठीक है, ताकि देश से कनेक्टिविटी हो जाए मेन सेंटर से। अब जब मैं ये इन्वेस्टमेंट ला रहा हूँ, ध्यान से समझना, विकास हो रहा है ये। अब विकास हो रहा है, समझ बात है, लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे रोजगार मिलेगा। अब जैसे मान लो सड़क बन रही है तो कितने रोजगार मिल जाएंगे, कंकड़ का मान लो, डामर का जो है उसका प्रोजेक्ट, लेबर को काम मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं रेल की पटरी बना रहा हूँ, अब रेल जब चलने लगेगी तो सोचो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये होता है, जब विकास होगा तो स्वाभाविक सी बात है ऑटोमेटिक जो है गरीबी खत्म हो जाए। इसलिए बोला जाता है जब तक डेवलपमेंट की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी तब तक गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। बिहार में आज भी देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब है, और वहाँ पे आज भी खराब है, गरीब है। बोलो पूजा। सर बिहार की कमजोरी पता है क्या? जैसे कि सरकार क्या करते हैं ना, मतलब कोई भी रुपया कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ भी रुपया उसके लिए जो बनाते हैं ना कि इतना रुपया में हमको ये करना है वो करना है, तो वो सच में आ नहीं पाते हैं, बन भी नहीं पाते। 20% भी उस पर खर्च नहीं कर पाते, उसमें सब लोकल सामान दे के कुछ करवा लेते हैं, सारा रुपया नेता सब खा जाते हैं। तो कैसे होगा देश का विकास, कैसे होगा बिहार का विकास? वही ना, देखो इसका एग्जाम्पल सुनो। बहुत बड़ा पुल बना था सर, वो डैग गया था, सरकार को हाँ साल में इतना इनकम होगा, टोल टैक्स आएगा, इतना इनकम होगा। पुल तो बन गया सर, लेकिन पुल बनते के साथ ही तो उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ और गिर गया। तो बिहार तो गरीब का गरीब तो रह गया बेचारा। वो तो करप्शन है। सर जैसे स्मार्ट सिटी के बारे में बता रहे थे, तो स्मार्ट सिटी के लिए 1000 करोड़ रुपया है, इसमें 1000 करोड़ में स्मार्ट सिटी बनी सकता है। उसमें से भी जो है ना 20% भी यूज नहीं हो पाएगा स्मार्ट सिटी में, 80% नेता सब खा जाएगा। तो कैसे होगा भारत का विकास? मुश्किल है। स्मार्ट गैस की पाइपलाइन है हर घर में सर, और क्या बोलते हैं कि ये कचरे वाले जो भी आते हैं ना उठाने के लिए, घर से आएंगे उठाने के लिए। अब बताइए मेरा घर स्मार्ट सिटी के अंदर में आता है
लेकिन आज तक कचरा वाला आया न गैस ना कोई भी पानी वाला भी नहीं आया। पानी वाला तो पाइप होता है ना हर जल योजना, वो भी अभी तक नहीं आया। तो ठीक है समझ गया। अरे कोई ना, ऐसे तो सारी सरकारें धोखा देती हैं, बट ये पता है विश्वास जीत के फिर धोखा देती है। अरे तो तुम लोग काहे बंदा काहे वोट देते हो? चलो ठीक है, चलो सुनो बात सुनो, बात आगे सुनो। मतलब अब समझो, जैसे राजीव गांधी ने जब वो खुद बोला था, सोचो भारतीय प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी बात है, जो भी लाल किले से, मतलब समझो जब 15 अगस्त का जो स्टेटमेंट देते हैं, उसने बोला था कि मैं यहाँ से जब 100 रुपये भेजता हूँ ना, मान लो मैंने 100 पैसे भेजा, 100 रुपये मान लो जो भी है, 100 रुपये भेजता हूँ, तो जैसे मान लो कि मैंने भाई ये है रामू है, ये रामू को मैंने सरकार की तरफ से भेजा 100 रुपये, मैं रामू को 100 रुपये मिलना चाहिए, तो इसको मिलता है 15 रुपये, तो 85 रुपये तो करप्शन में गायब हो जाता है। सोचो ये है देश का हालात। और ये सोचो कि 1985-86 के उस टाइम राजीव गांधी ने बोला था, सोचो ये जब उस ज़माने में हो रहा था, तो आज़ादी 1947 से देख लो, लगभग 40 साल तो यही हुआ है, तो कैसे देश का विकास होगा? और ऐसा नहीं, आज भी तो ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा चलिए कि हाँ चलो ठीक है डीबीटी अपन ला दे, फिर भी ऐसा नहीं कि करप्शन अभी डीबीटी कब आया, 2014 से आया ना, उससे पहले देखो आप देश का हालात, मनरेगा में करप्शन था, हर जगह करप्शन था। तो मतलब समझो ये चीज़, जब तक ये देश में ये चीज़ें चलती रहेगी ना, तब तक सफाई सी बात वो चीज़ें कभी ख़त्म होगी नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। तो अब देखो, अब जब सफाई सी बात है, जब विकास नहीं हो तो गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, अब वो होगी तो सफाई सी बात है, फिर जो अपन देख रहे हैं इधर नरजातीयता, मतलब ये जो है सांप्रदायिकता बढ़ेगी, ठीक है, अलगाववाद बढ़ेगा, क्षेत्रवाद बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, तो और ज़्यादा नकारात्मक देश का खराब हालात होगा ना, ठीक है? तो अब हम देखते हैं विकास का सबसे पहले अर्थ क्या होता है, विकास क्या होता है? आर्थिक वृद्धि, तो वही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना, जब रोड बनेगी, सड़कें बनेगी, रेल बनेगा, स्कूलें बन रही है, तो आर्थिक वृद्धि होगी। एवं परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। स्वाभाविक सी बात है, जब सोचो सीमेंट कंपनियां जब प्रोडक्शन बढ़ाएगी, ठीक है, रोड बनेगी, तो स्वाभाविक सी बात है, तो उसमें क्या होगा, फिर जब मान लो वहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं, जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वर्कर की इनकम भी बढ़ेगी, जीवन स्तर में सुधार होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब लोगों का सड़कें पहले, मतलब आज बिहार में बहुत जगह सड़कें नहीं हैं, आज भी लोग ऐसे पगडंडी ऐसे जा रहे हैं, तो लिविंग एंटिटी मतलब वही है कि कैसे सुधार होगा उनके लाइफ स्टाइल, उनको बेसिक एजुकेशन नहीं मिलेगी, कपड़ा अच्छा नहीं मिलेगा, हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं मिलेगा। बिहार में आज भी देखो क्या कितना ख़राब हालत है, बिहार के मतलब ऑल ओवर इंडिया चले जाओ तुम, बहुत बुरा हालत है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है आज भी? आयु प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब समझ की बात है, जब हेल्थ अच्छा होगा, मतलब अस्पताल बनेंगे तो ऑटोमेटिक से भाई लोग जल्दी से मरीजों को, ध्यान से समझना इस चीज़ को, देखो ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि ये बिहार का कोई जिला है, पटना है, मान लो पटना के पास में कोई भागलपुर, मान लो जो भी है XYZ है, अब ये मान लो कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड अच्छी है, मान लो कि ट्रेन है, तो सोचो कोई व्यक्ति, मान लो यहाँ पे भी कोई, मान लो कि अस्पताल है, पहली बात तो यहीं लोग यहाँ अस्पताल में ले जाएंगे तो जल्दी बच जाएगा, तो सब ऐसे, या मान लो कि हम पटना में बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ लेके चलेंगे। अगर मान लो सड़कें खराब होगी तो कैसे लेके जा पाएंगे? मान लो व्यक्ति को 2 घंटे में पहुँचाना था, सड़कें खराब है, नहीं पहुँचा पाए, 4 घंटे लग गए, मर गया व्यक्ति, तो कैसे आयु प्रतिष्ठा वृद्धि होगी? परंतु जब विकास होगा तो आयु प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तथा शक्ति का विकेंद्रीकरण संभव होता है तथा विकास डेवलपमेंट की संज्ञा दी जाती है। अब ध्यान से समझना, जब विकास का मतलब ये नहीं होता आर्थिक विकास, आर्थिक राजनीतिक विकास भी तो होगा ना, जब पंचायती राज सशक्तिकरण होगा पंचायत में, तो इससे क्या होगा, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। अब देखो गरीबी क्या है? व्यक्ति या समूह की वह स्थिति जहाँ व्यक्ति न्यूनतम जीवन निर्वहन करने में असक्षम होता, मतलब बेसिक नीड भी उसकी कंप्लीट नहीं हो रही, रोटी कपड़ा मकान भी कंप्लीट नहीं हो रहा उसका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो उसे पॉवर्टी कहलाता है। और इसी स्थिति को निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट गरीबी भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट गरीबी मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको रोटी चाहिए, रोटी भी नहीं मिलती, कभी मिलती है नहीं मिलती, कपड़ा भी नहीं है, ना गरीब, मतलब समझ रहे हो ना। एक होता है सापेक्षिक गरीब, गरीब होने का मुख्य कारण बिहार का मालूम है क्या सर? बिहार कोई चीज का उत्पादन करता ही नहीं है, कुछ भी किसी भी चीज का उत्पादन बिहार नहीं कर रहा। हाँ, तो समझ बात है कि अब हाँ उत्पादन नहीं करेगा तो समझ सी बात है कि लोगों को रोजगार कैसे देगा? जहाँ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन अमीर यूपी है, जो प्रोडक्शन स्टेट होते हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, ये क्या है कि प्रोडक्ट करते हैं। और जब प्रोडक्शन स्टेट करेंगे तो समझ लोगों को रोजगार होगी भी कैसे? वो बिहार की लगभग में जो है ना 80 लगभग 70% एरिया है कोसी सिक्रेसित। इसमें क्या होता है ना कि हर साल बाढ़ आती है, उसमें क्या होगा, उनको नुकसान होता है। कोई भी कंपनी आएंगे नुकसान हो जाएगी, फिर वो कैसे करेंगे? नहीं वो चीज तो है ही, चलो वो एक जियोग्राफी मतलब नेचुरल तरीका, दूसरा तरीका तुम्हें पता गुंडा राज भी तो है वहाँ पे,
जैसे मान लो मैं कंपनी लगाने आया वहाँ पे, तो मेरे से पहले बोलेंगे भाई तू 100 रुपये लगा रहा है यहाँ पे, पहले हमें दे 50 रुपये तो तब जाके तो कंपनी लगाने देते हैं। गुंडा राज भी तो है ना, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा तो नहीं है बिहार में, ये भी तो एक मेन कारण होता है ना, इन्वेस्टमेंट जो प्रोवाइड करता है। ठीक है, शिक्षित होने की वजह से है ना, शिक्षित थोड़ी ना ऐसे करता है, शिक्षित भी है। अरे बात है ना, पॉलिटिक्स ही अच्छी नहीं है ना, आप ये चीज़ समझो। लालू वालू क्या है, तुम लोग लालू वालू अभी देखो ये गुंडे हैं एक नंबर के अरे मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ये ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिहार के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो खुद लोग बोलते हैं। जैसे एक दोस्त ने मेरे को बताया था कि सोचो, सुनो मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अरे सुनो बात सुनो। लालू प्रसाद यादव जब ये मंत्री था ना, ध्यान से समझना, पहले तो रेल मंत्री रहा, तो रेल मंत्री भाई बहुत सारे घोटाले किए थे इसने जो अभी भी जेल में है उसी कारण। ठीक है, अगला इसका घोटाला था चारा घोटाला, याद होगा सबको, चारा घोटाला। मेरा दोस्त बता रहा था कि उस टाइम इसके पास 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया था इसने। 100 करोड़ समझ रहे हो, 100 करोड़ अरे जब इस पे मान लो छापा मारने आए यहाँ पे, तो इसने भाई पैसा नदी में बहा दिया था, तो जमीन में गाड़ दिया। अब कितना कहाँ गाड़ोगे तुम तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें हैं पॉलिटिक्स, और क्या है ये इतने घटिया पॉलिटिक्स से अब क्या करोगे। अब वही है कि वो एक अपना बिहार बहुत अमीर स्टेट बन जाता अपना। ठीक है चलो, भावनात्मक मत बनो, इधर पढ़ लो ठीक है। अगला तुलनात्मक गरीबी का मतलब रिलेटिव गरीबी मतलब है, जैसे मान लो मोहन है और सोहन, नहीं मान लो, नहीं तुम लोगों पे एग्जांपल लेता हूँ ना, जैसे पूजा है, ठीक है, और इधर ये कौन है, सपना। ठीक है, अब पूजा के पास गाड़ी है, ठीक है, बंगला है, ठीक है, अब सपना देख रही है कि मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, कच्चा सा घर है मेरे पास, ठीक है, छोटी सी साइकिल है मेरे पास, तो ये क्या, अब इसके कंपैरिजन में पूजा क्या, मतलब ये सपना क्या गरीब है ना, परंतु तो इधर है एक और अमित के पास ना तो साइकिल है ना कुछ घर है, वो बेचारा तो सड़क के पास ही रहता है। तो ये कंपैरिजन तो सपना के भी संपत्ति मतलब समझो, सुनो, सपना के कंपैरिजन में अमीर और गरीब है, तो ये होता है रिलेटिव गरीबी, तुलनात्मक गरीबी। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो अगर आज अपन कंपैरिजन करें अमेरिका से, तो अमेरिका के कंपैरिजन में तो भारत बहुत गरीब है सारा, इसलिए देखना वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती है वो बोलती है भारत में 50% गरीबी है, और भारत अपना खुद का डाटा निकालता बोलता नहीं 22% ही गरीबी है मतलब समझो ये चीज़ होता है, मतलब अपन कौन सी पॉवर्टी लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगला, व्यक्ति या समूह की वह स्थिति या दशा जहाँ व्यक्ति न्यूनतम जीवन निर्वहन से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में तो सक्षम होता है, परंतु आर्थिक संदर्भ में उनकी स्थितियाँ अन्य से निम्नानुसार होती है, तुलनात्मक गरीबी कहलाती है। वही बता रहा हूँ कि हो सकता है अमित को थोड़ा बहुत रोटी मकान मिल रहा हो थोड़ा बहुत, परंतु कंपैरिजन तो सपना गरीब है, सपना कंपैरिजन तो पूजा गरीब है। ठीक है, ये होता है। अब तुलनात्मक अभाव बोध का अर्थ क्या होता है, मतलब कैसे आप कंपैरिजन टू किसी से डिप्राइव कैसे फील करते हो अपने आप को। ये तुलनात्मक गरीबी या वंचन या अभाव का बोध मनोवैज्ञानिक स्थिति को तुलनात्मक अभाव बोध या रिलेटिव डिप्रेवेशन कहा जाता है, और यह स्थिति भी कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं जन्म देती है। ध्यान से समझना, जैसे मैंने शायद कल परसों एग्जांपल दिया था कि मेरा एक दोस्त है, अब वो सोचो बीटेक किया हुआ है, 20-25 हज़ार रुपये कहीं कमा रहा था, ठीक है, अब पर उसके दोस्त वो 1 लाख रुपये कमा रहे हैं। अब उसको लग रहा है कि नहीं मैं तो बहुत ख़राब ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे भी 1 लाख रुपये इनकम कमाना है, तो ये क्या तुलनात्मक अभाव बहुत हुआ ना, तो इसके कारण वो परेशान रहता है। तो वो फिर वो क्या करेगा, अब इसको कोई बोल देगा कि नहीं देखो मेरे पास ऐसा धंधा है जामतारा टाइप से कि मैं तुम्हें ऐसा पैसा इतना, जामतारा में वो वेब सीरीज़ मैंने देखा, वो रियलिटी है मतलब। तो लोग भाई सबाई सी बात है कि हाई आज की जो ज़माना उपभोक्तावाद का, कंज्यूमरिज्म का है, अब उसमें सबाई मतलब लोग सब कुछ करना चाहता है। उसमें लास्ट में क्या हुआ था, मैंने फर्स्ट ही देखी थी। चुपचाप इधर पढ़ लो, अभी मैं उठाकर फेंक दूंगा तो पढ़ाई की बात चल। ठीक है, सुनो, तो मतलब कि सबाई सी बात ध्यान से समझो। आज लोग मतलब जैसे मान लो आज सोशल मीडिया के ज़माना, सोशल मीडिया ज़माने में लोग मतलब जब रील्स देख रहे हो तो देख रहे हो उसके पास कैसी मोबाइल है, कैसी गर्लफ्रेंड है, मतलब समझो ये चीज़ रियलिटी है। तो ये क्या, जो मान लो जिसके पास नहीं है उसको लगेगा यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब फिर उसको पता लगेगा भाई ऐसे पाया जाता है, ऐसे पैसे होने चाहिए तो 10 गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास रहेगी, 10 गाड़ी रहेगी, मतलब समझ लो ना। तो फिर क्या करेंगे लोग, फिर गलत रास्ता भी अपनाएंगे। तो वो जो जामतारा में वो मोस्टली ऐसा ही है कि वहाँ पे लोगों का मतलब वो ड्रीम है कि मतलब हम ये चीज़ें हमारे पास पैसे रहे, गाड़ी रहे, ये फलाना दिखाना, तो वो सारी चीज़ें रहे। यही नहीं, वो हर जगह जो है खराब जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको वही बढ़ावा देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया गया
और मिश्रित मॉडल के तहत राज्य के नेतृत्व में नौकरशाही व्यवस्था के सहयोग से विधान एवं विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की दिशा में और सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य की प्राप्ति दिशा में कई प्रयास किए गए, परंतु वही है अब मान लो कि प्रयास किए गए, पर बात की प्रयास किस इंडोर कितना मेहनत से किए गए। हकीकत करप्शन इनका भेंट चढ़ा। आज़ादी की बात से लेकर आज तक मुख्यतः आर्थिक सुधार के बाद, मतलब LPG रिफॉर्म के बाद विकास की प्रक्रिया कई प्रकार के असंतुलन से परिपूर्ण रही है, जिसने विकास जनित तथा विकास संबंधित कई समस्याओं मुद्दों को उत्पन्न किए, जिनमें कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित है। विकास और विस्थापन से संबंधित मुद्दे, मतलब सबाई सी बात है, बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? लोग माइग्रेट हो जाते हैं। अब जब माइग्रेट हो जाते हैं तो यहाँ पे लोग फिर कौन बचते हैं? कैसे बूढ़े बचेंगे, कैसे बच्चे बचेंगे? अब ये लोग वोट देते हैं तो इनको तो क्या है, वोट कोई पैसा दे दे वो सादा वोट दे। अब ये युवा लोग हैं जो बाहर चले गए, अभी बेचारे वोट भी नहीं देते हैं। इसके कारण यहाँ की जो पॉलिटिक्स लोग हैं वही चलती जा रही है ना, तो ये भी तो चैलेंज है ना। दूसरी बात, जब मान लो कि यहाँ के लोग जब बाहर चले जाते हैं तो समझ बात है यहाँ के विकास से किसी को मतलब ही नहीं है। बिहार का जो बाहर निकल गए इनकम कमा रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या मतलब है? बिहार से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ ध्यान भी नहीं देते। ठीक है, ये एक अलग मुद्दा है। विकास में किसान आत्महत्या से संबंधित मुद्दा, जैसे महाराष्ट्र में जो लोग थे, नासिक में इतने लोगों ने सुसाइड किया। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई सबाई सी बात है कि जो इरिगेशन सिस्टम अच्छे से विकास नहीं हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर पे रिसेंट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, उसी कारण किसानों के जैसे फसल खराब हो जाती है। अब उससे समझ होते विकास नहीं हो रहा, तभी तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। विकास से पर्यावरण संबंधी मुद्दे, आज अपन विकास तो कर रहे हैं, परंतु क्या वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है? तो इंडस्ट्री देखो कितना पर्यावरण को पॉल्यूट कर रहा है। दिल्ली में देखो आके, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। ठीक, विकास और विषमता में संबंधित मुद्दे, एक तरफ एक लोगों को सोचो कि मतलब ध्यान से समझना, सेवा क्षेत्र का इतना विकास हुआ, इतना फास्ट विकास हुआ, जो बेचारे एग्रीकल्चर में लगे लोग वो 15,000 रुपये साल में कमा रहे हैं, ये लोग मतलब महीनों में 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये कमा रहे हैं। तो ये विषमता है। अब ये विषमता है, चैलेंज खड़ा कर रही है। ठीक, अगला विकास है श्रमिक प्रवास से संबंधित मुद्दे, वो भी बता रहे बिहार के लोग यहाँ प्रवास कर रहे हैं, तो वहाँ के जब लोगों रोजगार छीनते तो मराठी लोग भाई हमारे रोजगार छीन रहे हैं, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास से संबंधित मुद्दे, वही गाँव को छोड़ के लोग सब शहरों में आ रहे हैं, मलिन बस्तियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, विकास और अति नगरीय से संबंधित मुद्दे, वही है कि ज़्यादा ओवर अर्बनाइजेशन होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ट्रैफिक जाम होगा, पोल्यूशन होगा, चोरी चकारी होगी। ठीक है, गंदी बस्तियों का निर्माण होगा, अवैध जो है चीज़ें सारी जो है, ड्रग्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वो सारी चीज़ें बढ़ेगी। विकास में गरीबी तथा तुलनात्मक अभाव से संबंधित मुद्दे, समझ सी बात है। वहीं आप दिल्ली में देखो कि जैसे गोपालपुरा है, एक नेहरू विहार है, एक मुखर्जी नगर, दिन रात का अंतर है तीनों में। तो ये क्या है कि ये डिप्रेशन को जो है वंचना के भाव को दर्शाता है। विकास एवं उग्रवाद से संबंधित मुद्दे, तो सबाई बात है, जब विकास अच्छे तरीके से नहीं होगा तो उग्रवाद को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पे अपन स्टॉप करते हैं, फिर कल पढ़ेंगे किसान आत्महत्या। ठीक है, ये अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आपको डाउट हो तो पूछो। उसमें नासिक में जो हुई थी किसान आत्महत्या जो हुई थी, उसमें हरियाणा ज्यादा क्यों है? क्योंकि हरियाणा में तो होती है। क्या 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 तो किसान आत्महत्या हुई थी वो नासिक में, महाराष्ट्र में ज्यादातर हुई थी। हाँ, जो विदर्भ वाला जो क्षेत्र है उसमें हुआ था। हाँ, क्यों? तो आपके आगे क्या क्वेश्चन है आपका, बताओ। हरियाणा में भी तो देखने को मिलती है, बट मेरे को लगा था कि हरियाणा में ही सबसे ज्यादा होती है। ना ना ना, महाराष्ट्र वाले इलाके में देखो, हरियाणा में क्यों नहीं होती, ध्यान से समझना। हरियाणा में एक तो क्या है कि पहली बात यहाँ पे क्या ना, इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, जो यमुना के कारण है ना, जैसे पंजाब और यहाँ पे नहर सिंचाई योजना अच्छे से हो चुकी है ना। पर महाराष्ट्र में जो विदर्भ वाला एरिया वो सूखा एरिया है, वो बारिश पे निर्भर करता है। अब जैसे मान लो फसल बात है, जिस साल बारिश नहीं हुआ, अरे एक दूसरी बात है यहाँ काली मिट्टी है। अब काली मिट्टी में पानी की जरूरत होती है, ये चीज़ समझो ध्यान से। अगर बिना पानी में, काली मिट्टी में बिना पानी का आप नहीं कर सकते खेती। तो वो लोग क्या होते थे बेचारे, क्या होते थे, जैसे मान लो कि लोन वोन लेके खेती तो बहुत ही, पर उस साल बारिश ही नहीं हुआ। दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम नहीं है अच्छा, ध्यान से समझ रहा। विदर्भ वाला थोड़ा सूखा इलाका कहलाता हो, तो इसके कारण समझ बात है, जब कर्ज के दौर के कारण दब जाते थे। ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ एक चीज़ समझना, क्षेत्र में आता है क्या? अरे नहीं, जो कोस्टल महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है ना वो अमीर है, और कोस्टल एरिया के बाद जो अपोजिट साइड है ना वो अमीर नहीं है, वो क्योंकि वो दूसरी बात ये भी सुनो, ये वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट। अब जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो यहीं तक बरसात करता है, इधर वाले इलाके में जो बरसात नहीं होती है, विदर्भ वाला इलाका सूखा क्षेत्र में आता है। अब इसके कारण क्या होता है, वहाँ खेती तो कर देते हैं लोग। अब मान लो कि बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। या मान लो कभी कीट पतंग वो खा गए,
दूसरा सबसे बड़ा कारण जो कभी है ना, आप लोग देखते नहीं हो, सबसे बड़ा कारण है ना, इसमें सोशल कारण भी होते हैं, वो अपन कल देखेंगे। सोशल कारण मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि एक तो खेती में इन्वेस्ट कर रहा है, मान लो कर्ज लेके। दूसरी बात सोचो कि उसके बेटी की शादी करनी है, अब बेटी की शादी में 10-15 लाख का दहेज देना है उसको, तो ये भी तो मार रहा है ना उसको। ये मान लो कि मृत्यु भोज में उसको कुछ करना है, तो ये चीज़ भी तो ख़त्म कर रही है ना उसको, ये डबल बोझ डाल रही है। तो इस अब सारा बोझ कहाँ पे आ गया? खेती पे आ गया। अब खेती मान लो 1 साल भी बर्बाद हुई तो बर्बाद हो गया, इसलिए लोग मरते हैं। ठीक है, अभी सब चलो ठीक है, और कोई डाउट? चलो ठीक है, तो 4-5 मिनट रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद सीसेट पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बाय।